मौली सर पर मिठाई से भरी टोकरी लिए जंगल के रास्ते से गांव में आती है और मीठी सी आवाज में बोलती है, मिठाई ले लो मिठाई, ताजी ताजी खोए की बर्फी, मलाई पेड़ा, काजू बादाम वाली बर्फी। आओ आओ मौली की मिठाई खाओ, जीवन में मिठास बढ़ाओ। मौली की आवाज सुनकर हरिया नाम का एक आदमी अपने घर से बाहर आकर कहता है, अरे ओ मिठाई वाली, यहाँ। जी बाबूजी आई। 1 किलो मलाई पेड़ा दे दे। कितने का है? 100 रुपए किलो है बाबूजी। ठीक है, चल दे दे। मौली जल्दी से 1 किलो मलाई पेड़ा तोलकर हरिया को दे देती है और वहाँ से चली जाती है। हरिया मिठाई लेकर अपने घर के अंदर जाता है। तभी उसकी बीवी सोनम कहती है, जी ये क्या ले आए आप? अरे अभी वो मिठाई वाली आई थी ना, उससे ही मिठाई लेकर आया हूँ। कौन मिठाई वाली? मैंने तो किसी की आवाज नहीं सुनी। अरे अभी तो थी। खैर छोड़ो, खाना लगा दो, फिर खाने के बाद मिठाई का मजा लेंगे। हरिया की बात सुनकर सोनम जल्दी से खाना लगा देती है। खाना खाने के बाद हरिया जल्दी से मौली से खरीदी हुई मिठाई खाता है और कहता है, मिठाई तो बड़े ही कमाल की है। सोनम तुम भी लो। नहीं नहीं, मुझे नहीं खानी, आप ही खाओ। जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर हरिया सारी मिठाई खा जाता है। रात होती है, दोनों पति पत्नी आराम से सो रहे होते हैं। तभी हरिया एकदम से उठता है और खुद से बोलता है, ये क्या हो रहा है? मुझे फिर से मिठाई खाने की इतनी तलब क्यों लग रही है? मुझे मिठाई चाहिए, मिठाई। तभी हरिया की नजर जमीन पर जाती है जहाँ बर्फी का एक पीस रखा हुआ था। हरिया जल्दी से पलंग से नीचे उतरकर वो बर्फी का पीस उठाकर खा लेता है। तभी उसे थोड़ा आगे एक और मिठाई का पीस दिखता है। ऐसे ही मिठाई खाते खाते वो जंगल में पहुंच जाता है। तभी वहाँ मौली कहती है, हरिया आखिर तुम आ ही गए। तुम तो वही मिठाई वाली हो ना? तुम्हारी मिठाई की लत लग गई एक बार में ही, इसीलिए मुझे मिठाई दो और मिठाई दो। मिठाई तो नहीं, लेकिन अब मिठाई खाई है तो मौत मिलेगी, वो भी बड़ी शानदार। क्या मौत? हाँ, क्योंकि मैं कोई आम मिठाई वाली नहीं, बल्कि ये एक मिठाई वाली चुड़ैल हूँ। जानता है जो मिठाई तूने खाई है वो किससे बनी थी? तेरे जैसे एक आदमी के मांस से बनी थी। अब तू भी मरेगा और मैं तेरे मांस की भी मिठाई बना दूंगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। जो इंसान मेरी मिठाई खाता है फिर उसे मेरा शिकार बनना पड़ता है और मैं उसकी मिठाई बनाती हूँ। आज तेरी बारी है। इतना कहते ही वो चुड़ैल अपने लंबे पैने नाखूनों से हरिया पर वार करती है और उसे मारकर उसका सारा खून पी जाती है। साथ ही उसके मांस से तरह तरह की मिठाई बना देती है। वक्त बीतता जाता है। मौली रोज गांव में जाकर मिठाई बेचती और किसी न किसी को अपना शिकार बना लेती। ऐसे ही धीरे धीरे गांव के आदमियों की संख्या कम होती जाती है, जिस पर गांव का सरपंच एक बैठक रखता है और सभी गांव वालों को बुलाकर बोलता है, देखिए जी, ये बहुत ही चिंता का विषय है कि हमारे गांव के मर्द ऐसे गायब होते जा रहे हैं, किसी का कुछ नहीं पता चल रहा। सरपंच जी, ये सब वो मिठाई वाली चुड़ैल ही कर रही है। अरे जितने भी लोग गायब हुए हैं सबने वही मिठाई खाई है और फिर उनका कुछ पता भी नहीं चला। सोनम सही कह रही है, वो मिठाई वाली ही गांव के लोगों को खा रही है। हम सबकी जान पर मिठाई वाली चुड़ैल का खतरा मंडरा रहा है। इस मिठाई वाली को भी कभी किसी ने नहीं देखा है। कौन है, कब आती है? आज के बाद कोई भी उस मिठाई वाली से मिठाई नहीं लेगा, चाहे कितना भी मन क्यों न करे। हाँ हाँ, हम नहीं लेंगे मिठाई। इतना कहकर सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही मौली फिर से अपनी शैतानी मिठाई लेकर गांव में आती है और प्यारी सी आवाज में कहती है, मिठाई ले लो मिठाई, ताजी ताजी खोए की बर्फी, मलाई पेड़ा, काजू बादाम वाली बर्फी। आओ आओ मौली की मिठाई खाओ, जीवन में मिठास बढ़ाओ। मौली काफी देर तक ऐसे ही आवाज लगाती है, पर कोई भी मिठाई लेने घर से बाहर नहीं आता। ये देखकर वो अपने मन में सोचती है, ये क्या हो रहा है? कोई भी बाहर क्यों नहीं आ रहा? कहीं इन गाँव वालों को मुझ पर शक तो नहीं हो गया?
लगता है अपना शिकार फंसाने के लिए कोई नई तरकीब लगानी होगी। इतना सोचकर मौली वहाँ से गायब हो जाती है और कुछ दिनों में गांव में एक नंदू नाम का हलवाई रहने आता है। गांव में अपनी दुकान खोल लेता है। सभी गांव वाले उससे मिठाई और अन्य खाने पीने का सामान लेने लगते हैं। एक रात गांव के सरपंच जी अपने घर लौट रहे होते हैं और उनको काफी भूख लग रही थी। तभी उसकी नजर नंदू मिठाई की दुकान पर जाती है और वो वहाँ जाकर बोलता है, अरे नंदू हलवाई, दुकान में कुछ खाने को है क्या? हाँ हाँ सरपंच जी, मिठाई है। लाओ भाई दे दे, बड़ी तेज भूख लगी है, मिठाई ही खा लेता हूँ, नहीं तो घर तक नहीं जा पाऊंगा। अभी देता हूँ सरपंच जी, ये लीजिए सरपंच जी, खाइए मिठाई। वाह क्या मिठाई है, मजा आ गया। इसमें कुछ, ये क्या है? इसमें तो किसी की कटी हुई उंगली का टुकड़ा है। ये क्या है? ये कहाँ से आया इसमें? अब ये तो नहीं पता किसका है, क्योंकि जिसका भी है उसी की उंगलियों से ये मिठाई बनी है। क्या मांस की मिठाई? थू, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? और कौन हो तुम? मैं अभी गांव वालों को तुम्हारे बारे में बताता हूँ। मेरे बारे में बताने के लिए जिंदा बचेगा तो बताएगा ना सरपंच। मैं हूँ मिठाई वाली चुड़ैल, जो लोगों को मार कर उनके मांस में मेवा मिलाकर मिठाई बनाती हूँ। जो मेरी मिठाई खाता है वो खुद मिठाई बन जाता है। अब सरपंच तेरी बारी है। इतना कहकर मिठाई वाली चुड़ैल सरपंच के ऊपर वार करती है और उसे वही मार देती है। साथ ही उसका सारा खून चूस जाती है। चुड़ैल को ये सब करते हुए सोनम देख लेती है और शोर मचाकर सभी गांव वालों को नंदू की दुकान के बाहर जमा करती है। तभी मिठाई वाली चुड़ैल बोलती है, देखा देखा मेरा असली रूप। ये दुकान किसी नंदू हलवाई की नहीं बल्कि मेरी है, मिठाई वाली चुड़ैल की। मेरी दुकान की बनी सारी चीजें इंसानी मांस से बनी है, जिसे तुम सब मजे ले लेके खाते थे। मार दूंगी मैं सारे गांव को और फिर सारे गांव पर मेरा कब्जा होगा। मिठाई वाली चुड़ैल ये सब बोल ही रही होती है कि तभी गांव की एक और औरत अपने साथ पंडित जी को लेकर वहां पहुंचती है। पंडित जी जल्दी से गंगा जल छिड़ककर चुड़ैल को पहले बंदी बना लेते हैं और फिर अपने मंत्रों से उसे वश में करके बोतल में बंद कर देते हैं। साथ ही पूरे गांव में गंगा जल छिड़ककर शुद्धिकरण करते हैं। इस तरह गांव वालों को मिठाई वाली चुड़ैल से आजादी मिलती है। मान्यता और अभिषेक दोनों ही एक दूसरे से घनिष्ठ प्रेम करते थे। अभिषेक नागराज का एक लौता बेटा था, जिसके चलते नागराज उसका विवाह नागलोक की सबसे उत्तम नागिन से करना चाहते थे। ऐसे ही एक दिन मान्यता और अभिषेक अपने अर्ध नागिन के रूप में फूलों के बाग में टहल रहे थे। तभी अभिषेक बोलता है, मान्यता, तुम हमेशा मेरी रहोगी ना? कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी? कभी नहीं जाऊंगी अभिषेक, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तो बहुत उत्साहित हूँ कि कब हमारा विवाह होगा और विवाह के बाद हमारी सुहागरात होगी। मैं भी बहुत उत्साहित हूँ तुम्हारी तरह। नागराज हमारे विवाह के लिए मान तो जाएंगे ना? हाँ मान्यता, मान जाएंगे। हम मिलकर उनको मना लेंगे। ठीक है, चलो अभी चलते हैं। शिव की आराधना का समय हो रहा है। दोनों फूलों के बाग से शिव मंदिर जाते हैं और शिव का ध्यान करते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। अभिषेक के साथ बढ़ते हुए प्रेम के चलते मान्यता की अपनी सुहागरात को लेकर उत्सुकता बढ़ती जाती है। तो वहीं नागराज और उनकी पत्नी मधुरिका को अभिषेक और मान्यता के गुपचुप प्रेम के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद मान्यता और अभिषेक नागराज के महल में आते हैं और नागराज कहते हैं, अभिषेक, मान्यता, क्या जो हम सब ने सुना है वो सही है? तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो? जी पिताजी, आपने सही सुना। नागराज, मैं जानती हूँ आप अभिषेक के लिए नागलोक की सबसे उत्तम नागिन लाना चाहते हैं, लेकिन मैं खुद को उत्तम नहीं कहती। बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मान्यता इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ मधुरिका आकर कहती है, मान्यता,
तुम मेरी बचपन की सखी की पुत्री हो। हमें तुम दोनों के प्रेम से कोई एतराज नहीं है, किंतु क्या नागरानी? किंतु तुम्हें कुछ परीक्षाओं में सफल होना होगा, जो मैं और नागराज लेंगे। तभी तुम्हारा और अभिषेक का मिलन होगा, नहीं तो नहीं। ठीक है नागरानी, आप मेरी जो भी परीक्षा लेना चाहती हैं ले लीजिए। मैं अपने प्रेम को पाने के लिए हर परीक्षा देने को तैयार हूँ। इतना कहकर मान्यता वहाँ से चली जाती है और एकांत में आकर खुद से बोलती है, भोलेनाथ मेरी मदद करना। मुझे नहीं पता नागराज और नागरानी मेरी कौन सी परीक्षा लेने वाले हैं और कौन सी नहीं। बस मेरा साथ देना ताकि मैं उनकी हर परीक्षा में सफल हो पाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा विवाह और मेरी सुहागरात का सपना दोनों ही अधूरे रह जाए। मेरी मदद करना भोलेनाथ। मान्यता बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ उसके मित्र सुलोचना आकर कहती है, अरे मेरी मान्यता, क्या हुआ? पगला गई हो क्या? किससे बातें कर रही हो अकेले अकेले? सुलोचना के पूछने पर मान्यता उसे सारी बात बता देती है, जिसके बाद सुलोचना बोलती है, मान्यता तुम चिंता मत करो, मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारे और अभिषेक के प्यार पर। तुम दोनों जरूर सफल हो जाओगे। मैं अभिषेक के बिना नहीं रह सकती। उसका प्रेम ही मेरा जीवन है। अगर मैं उसकी नहीं हुई तो मैं किसी की नहीं होऊंगी। मैं अपनी सारी जिंदगी शिव की आराधना में बिता दूंगी। मान्यता की बात सुनकर सुलोचना उसे हौसला देने के लिए मान्यता को गले लगा लेती है। अगले दिन नागराज मान्यता को महल में बुलाते हैं। कुछ ही देर बाद मान्यता महल में आती है और देखती है कि हर तरफ बहुत सारी कच्ची सब्जियां, अनाज आदि भोजन का सामान रखा है। तभी नागराज, मधुरिका और अभिषेक वहां आते हैं और नागराज बोलते हैं, मान्यता, ये अनाज देख रही हो ना, आज तुम्हें पूरे नागलोक के लिए भोजन बनाना है, वो भी बिना किसी की मदद के अकेले। साथ ही तुम्हें इसमें अपनी किसी जादू का उपयोग भी नहीं करना। और जब तक तुम भोजन नहीं पका देती तब तक अभिषेक को कुछ भी खाने को नहीं दिया जाएगा। तुम्हारा समय शुरू होता है। इतना कहकर नागराज और नागरानी अभिषेक को लेकर वहां से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद मान्यता भोजन बनाने में लग जाती है। कार्य करते करते उसकी हालत खराब हो जाती है और वो खुद से बोलती है, हे भोलेनाथ, कहाँ मैं ससुराल के सपने संजो रही थी, कहाँ मैं बावर्ची बनकर सब्जियां पका रही हूँ। इस प्रेम का तो कोई भाग आसान नहीं है। हर जगह घनघोर मुसीबतें हैं। अभिषेक भी भूखा होगा। जल्दी से खाना बनाती हूँ। जल्दी कर मान्यता, जल्दी कर। मान्यता अपनी पूरी रफ्तार के साथ भोजन पकाना शुरू कर देती है। सुबह से शाम हो जाती है और आखिरकार मान्यता पूरे नागलोक के लिए भोजन बना देती है, जिसके बाद नागराज अपने दास दासियों की मदद से सभी में भोजन बांटना शुरू करते हैं। सभी नाग नागिन मान्यता के हाथ के बने भोजन की खूब तारीफ करते हैं, जिसके बाद अभिषेक को भी भोजन दिया जाता है। साथ ही नागराज भोजन चखकर बोलते हैं, तुम अपनी पहली परीक्षा में सफल हुई मान्यता, भोजन अति उत्तम बना है। शुक्रिया नागराज। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। नागराज और मधुरिका मान्यता की सभी शक्तियों की परीक्षा लेते हैं, तो कभी उसका किसी से मुकाबला करवाते हैं। मान्यता अपनी सूझबूझ और लगन से हर परीक्षा में जीत हासिल कर लेती है। ऐसे ही एक शाम मान्यता सुलोचना से बातें कर रही होती है। तभी मान्यता बोलती है, सुलोचना, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी सुहागरात होगी भी या नहीं। इतनी परीक्षाएं देने के बाद भी क्या मैं अभिषेक के लायक नहीं बनी हूँ? मान्यता, दिल छोटा मत करो। अभिषेक और तुम सदा साथ में रहोगे। भोलेनाथ पर भरोसा रखो। बहुत जल्द तुम्हारा विवाह भी होगा और सुहागरात भी। कुछ वक्त अपनी मित्र से बात करने के बाद मान्यता अपनी गुफा में वापस आ जाती है और देखती है कि उसकी गुफा में अभिषेक उसका इंतजार कर रहा है और उसे देखकर मान्यता कहती है, अभिषेक, तुम यहाँ इस वक्त? सब ठीक तो है? हाँ, सब कुछ ठीक है मान्यता, बस तुमसे मिलने का मन किया तो चला आया। अच्छा जी। मान्यता, मैं और इंतजार नहीं कर सकता हूँ हमारी सुहागरात के लिए। इस प्रेम में मैं और वियोग नहीं सह सकता हूँ। अरे तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द हम एक हो जाएंगे। पर मैं एक पल भी और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। आज
अभी इसी वक्त मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। आओ मान्यता, मेरे पास आओ। इतना कहकर अभिशेष जैसे ही मान्यता को अपनी बाहों में भरता है, तभी मान्यता उसे धक्का देकर खुद से दूर करती है और बोलती है, अभिशेष तुम पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो ये? मान्यता, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम मुझसे प्रेम करती हो तो गलत क्या है? वैसे ही मुझे पता है पिताजी और माँ हम दोनों की शादी के लिए मान जाएंगे, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, ये सही नहीं है। मान जाएंगे लेकिन माने तो नहीं है ना तुम्हारे माता पिता। मैं मानती हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, सुहागरात मनाना चाहती हूँ, पर ऐसे नहीं। जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती हम एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। तो मेरी भावनाओं का क्या? मैं तो तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ ना। मुझे तो करना है तुम्हें प्यार, और अगर तुमने आज मुझे खुद के पास नहीं आने दिया तो तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगा। अभिशेष तुम गलत समझ रहे हो, ये सब उचित नहीं है। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और ये सब भी करना चाहती हूँ, लेकिन विवाह के बाद मेरा प्रेम ही मेरी पूजा है और मैं अपनी पूजा का अपमान नहीं कर सकती हूँ। फिर भी मुझे छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। मान्यता की ये बात सुनकर अभिशेष गुस्से में वहाँ से चला जाता है और अगले दिन नागराज और नागरानी मान्यता को महल में बुलाते हैं, जहाँ मधुरिका मान्यता से कहती है, मान्यता, तुमसे उचित नागिन मेरे अभिशेष के लिए कोई नहीं हो सकती। हम तुम दोनों के विवाह के लिए राजी हैं। नागरानी माफ करे, लेकिन शायद अभिशेष मुझसे अब विवाह नहीं करना चाहता, क्योंकि कल रात तुमने उसे ना कह दिया था। ये सब आपको कैसे पता नागरानी? इतना कहकर नागरानी मधुरिका मुस्कुराती है और मान्यता को सच बताती है कि कल रात जो मान्यता से मिलने आया था वो अभिशेष नहीं बल्कि स्वयं नागरानी थी, जो उसके संस्कारों की परीक्षा ले रही थी। तभी अभिशेष बोलता है, मान्यता, इस जन्म क्या, हर जन्म तुमसे ही प्यार करूंगा। तुम मेरी जिंदगी हो, तुमसे ज्यादा पवित्र प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। हाँ मान्यता, सही कहा अभिशेष ने, हम कल ही तुम दोनों का विवाह करवा देंगे। ये बात सुनकर मान्यता के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। तो वही नागराज और नागरानी मान्यता और अभिशेष के विवाह की घोषणा कर देती है, जिसके बाद बड़ी धूमधाम से उनका विवाह करवाया जाता है और विवाह के बाद दोनों पूनम की रात को अपनी सुहाग रात मनाते हैं।